गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का क्लास इससे पीछे लेक्चर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा था वहां से मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आप लोगों का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एंटीजेनिसिटी, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आप लोगों से परिचित है क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पहले भी बता चुका था थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है। देखिए आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आप लोगों का टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटॉप भी बोलते हैं। और इपीटॉप क्या होता है मैं डिटेल में इसके पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीजन का वो पोर्शन, कोई भी एंटीजन है, जैसे मुझे मैंने यहाँ पे एंटीजन लिया तो एंटीजन का वो पोर्शन जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, एंटीबॉडी से बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटॉप बोलते हैं। या जो एंटीबॉडी के पैराटॉप से जो अटैच होता है या बॉन्ड होता है, जो लिंक होता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते थे, इपीटॉप बोलते थे। तो यहाँ उसकी डिफिनेशन है, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। देखते हैं थोड़ा सा। द होल एंटीजन डज नॉट इवोक इम्यून रिस्पॉन्स। आई मीन अगर हम किसी एंटीजन की बात करें तो कोई भी एंटीजन पूरा टोटली एंटीजन, जैसे सपोज दैट ये एंटीजन है, ये हमने एंटीजन लिया, ये एंटीजन का पूरा पार्ट इम्यून रिस्पांस में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब एंटीजन्स के टोटल पार्ट इम्यून रिस्पांस में या इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। करता कौन है एंटीजन का, वो कौन सा पोर्शन, उस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग इपीटॉप, मतलब जो पोर्शन इम्यून रिस्पांस में पार्टिसिपेट करता है। एंड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इट इंड्यूस बी एंड टी सेल रिस्पांस। आप अच्छे से पता है आप लोगों को बी सेल एंड टी सेल के बारे में मैंने बताया था कि एक्टिव ऑफ द बी सेल एंड टी सेल का जो सिक्रेशन था, इन्हीं दोनों की वजह से हमारी आपकी इम्यूनिटी डिपेंड है या हमारी आपकी इम्यूनिटी है। जो ये इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, बी एंड टी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन पार्टिसिपेट करता है, एंटीजन का वो स्मॉल एरिया, मतलब एंटीजन का ओवरऑल नहीं, कोई स्मॉल एरिया ही या स्मॉल पार्ट ही क्या करता है, बी एंड टी सेल के रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंड्यूस होता है। आई मीन एंटीजन का वो पोर्शन जो बी एंड टी सेल रिस्पॉन्स में क्या होता हो, पार्टिसिपेट करता हो, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या इपीटॉप। ओके, आगे मैंने डिस्कशन दिया है द स्मॉल एरिया ऑफ केमिकल ग्रुपिंग। देखो द स्मॉल एरिया ऑफ केमिकल ग्रुपिंग ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल। एंटीजन मॉलिक्यूल का वो स्मॉल ग्रुप केमिकल ग्रुप, मतलब केमिकल सब्सटेंस का वो स्मॉल ग्रुप जो क्या करता हो, डिटरमाइन करता हो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, जो किसी एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, स्पेसिफिक मतलब कोई एक विशिष्ट इम्यून सिस्टम के लिए, सपोज दैट कोई भी एंटीजन जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अभी इसके पहले भी मैंने आपको ऐसे इम्यूनो हम ले सकते हैं न्यूमोनोकोकाई को ले लें, मान लो न्यूमोकोकस एंट्री किया तो न्यूमोकोकस क्या ओवरऑल पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका कोई थोड़ा सा पार्ट, मतलब केमिकली तो कोई केमिकली थोड़ा सा पार्ट वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, या किसमें पार्टिसिपेट करता है, इम्यून रिस्पांस के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। द स्मॉल एरिया ऑफ द केमिकल ग्रुपिंग ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली एंटीबॉडी। आगे बात यहाँ पर ये, और वो किससे रिएक्ट करता हो, स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इपीटॉप या फिर क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इज वेरी सिंपल डिफिनेशन। व्हाट इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज व्हिच सब्सटेंस या व्हिच पोर्शंस ऑफ एंटीजन दैट पार्टिसिपेट इन द लिंक ऑफ एंटीबॉडी या पैराटॉप ऑफ द एंटीबॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। या दूसरा लिख सकते हैं कि द स्मॉल एरिया ऑफ द केमिकल ग्रुपिंग ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। एंटीजन मॉलिक्यूल का वो स्मॉल केमिकल ग्रुपिंग जो क्या करता हो, डिटरमाइन करता हो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को, और क्या करता हो, स्पेसिफिकली जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है उसके साथ क्या कर रहा हो, रिएक्शन कर रहा हो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या बोलेंगे, इपीटॉप, और या तो क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। अगर हम बात करें इन जनरल डिटर्मिनेंट की बात करें जनरली, ये मेनली से 5 अमीनो एसिड की साइज होती है, उसमें अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें 5 साइज होते हैं, वो डिटेल में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना ये अमीनो एसिड का बना, क्योंकि एंटीजन किसका बना है, प्रोटीन
होगा, प्रोटीन किसके द्वारा बना होता है आपका, अमीनो एसिड का, क्योंकि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। एंटीजन की जो वो पोर्शन जो पार्टिसिपेटिंग करता है इम्यून सिस्टम में वो क्या कहलाता है आपका, अमीनो एसिड का ही बना होता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, सपोज दैट ये हमारा आपका एंटीबॉडी हो गया। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, इस एंटीबॉडी में एक ये पोर्शन जो एंटीजन से बाइंडिंग करता है उसको पैराटोप बोलते हैं, और इस एंटीजन का वो पोर्शन जो क्या करता हो, इससे बाइंड करता हो पैराटॉप से, उसको हम लोग बोलते हैं इपीटॉप, की ओवरऑल आपका हुआ एंटीजन। ओके, अगली जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो मिलेगा वो इसी से रिलेटेड है। उसमें देखो, अगर आपको कहीं ये लिखा जाए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीजन की प्रॉपर्टी आ जाए, या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी में इन्फ्लुएंस करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, या तो ये आ जाए, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइंस कौन कौन करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं। फैक्टर तो वैसे कई होते हैं, जिनमें मेनली हमने आपको 4 ही दिया है, ऐसे में ये करीब 9 या 10 के लगभग फैक्टर इसमें अप्लाई होते हैं, बट मेन जो है आप लोग वो जान लीजिए, जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है फॉर्जिनेस। आई मीन इसका मतलब क्या होता है कि एन एंटीजन मस्ट बी फॉर्जिन सब्सटेंस। एंटीजन हमेशा क्या होने चाहिए, नेक्स्ट क्या होते हुए फॉर्जिन सब्सटेंस होते हैं, किसको, टू एनिमल टू इलिसिट एन इम्यून रिस्पांस, जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेरित करने वाला जो काम होता है। सिट की बात आती है, उसको प्रकाश लाते हैं अपने माइंड या अपने स्तर से उसको लेकर आते हैं, वो एनिमल्स में वो किसका काम होता है, एंटीजन का। तो ये एंटीजन मैक्सिमम होते क्या है, ये एंटीजन क्या होते हैं, फॉर्जिन सब्सटेंस होते हैं, और फॉर्जिन सब्सटेंस में बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि प्रॉपर्टी क्या मिलता है आपका, मॉलिक्यूलर साइज। एंटीजन का साइज भी डिपेंड करता है इम्यूनोजेनिसिटी, कि इम्यून रिस्पांस कैसे होगा, एंटीबॉडी जनरेट कैसे होगा, कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पर। तो जो मोस्टली जो एक्टिव इम्यूनोजेंस होते हैं, देखो लिखा द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेंस, मैंने 2 बार हो गया, द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजेंस, जो एक्टिव इम्यूनोजेंस या एंटीजेंस जो होते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर साइज और उनका मास लगभग कितना होता है, 14,000 से 6 लाख डाल्टन। डाल्टन क्या होता है, यूनिट होता है किसका, एटम के लिए, याद रखना। तो जनरली जो मॉलिक्यूलर साइज की हम बात करें, इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यून सिस्टम में एंटीजन का, तो एंटीजन का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है, जो मोस्टली एंटीजन होते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर साइज कितना होता है, 14,000 से 6 लाख डाल्टन होता है। मोस्टली जो एक्टिव इम्यूनोजेंस होते हैं, जो एक्टिव एंटीजेंस होते हैं उनका। तीसरा जो होता है केमिकल नेचर होता है। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है, मोस्टली आपको इससे पहले भी पता है कि एंटीजेंस आर मेड बाय किसके बने होते हैं, एंटीजेंस आर मोस्टली इन द प्रोटीन्स, किसमें होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली मैंने अभी भी बताया कि मोस्टली किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स का, और कुछ किसके बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स का। तो दो केमिकल सब्सटेंस मस्ट हुए, पहला मिल जाएगा आपको प्रोटीन्स और दूसरा मिल जाएगा पॉलीसेकेराइड। तो मोस्टली एंटीजेंस आर मेड बाय द प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मिलेगा एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। ये क्या होता है, दिस इज डिपेंड ऑन द एक्टिव साइट ऑन द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफिसिटी किस पर डिपेंड करता है, वो एक्टिव साइट पर डिपेंड करता है कि एंटीजन में कितना एक्टिव साइट है। जितने ज्यादा एक्टिव साइट होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्पेसिफिसिटी होगी, आई मीन वो एंटीबॉडीज उतनी ज्यादा क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। इसके अकॉर्डिंग इसमें कई आपको टाइप्स मिलेंगे, 1, 2, 3 मिले हैं, लेकिन मेनली याद रखना इसमें कि उसमें क्या होते हैं कि एंटीजेनिसिटी डिपेंड करता है कि कितना एक्टिव साइट है। किसी भी एंटीजन का एक्टिव साइट डिपेंड करता है, एक्टिव साइट उसको किसको हेल्प करता है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को, कि कितना एंटीजेनिक या कौन सा बाइंडिंग होगा, किस तरीके से एंटीबॉडी से जनरेट होंगे, इम्यून रिस्पांस क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद इसी में कुछ चीजें और भी मिलते हैं, जैसे कि आपका स्पेसिफिसिटी मिलता है। स्पेसिफिसिटी में भी डिपेंड होता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सी स्पीसीज का है। जैसे कि आर इंडिविजुअल्स की हम बात करें, स्पीसीज एंटीजन, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें, ह्यूमन ब्लड की बात कर लेते हैं, कि ह्यूमन ब्लड में जो प्रोटीन्स होता है ये डिफरेंशिएट होता है, किसके डिफरेंशिएट होता है, एनिमल से। किसके बाय किसके द्वारा, एंटीजन
एंटीबॉडी रिएक्शन के माध्यम से। तो हम बात करते हैं ह्यूमन का और एनिमल्स का, तो इन दोनों की स्पेसिफिसिटी भी अलग अलग होता है। तो ह्यूमन की जो इम्यूनिटी होती है कुछ अलग हो जाएगी और उसके बाद एनिमल्स की इम्यूनिटी कुछ अलग हो जाएगा। दोनों के डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ब्लड। अब ब्लड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होने का मतलब होता है कि कंपोजिशन उसमें चेंजिंग आ जाता है। तो अदरवाइज ऐसे ही मिलेगा आपको, जैसे एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है ऐसे स्पेसिफिसिटी होता है। इसी तरीके से ऑर्गन स्पेसिफिसिटी होता है, मतलब एंटीजन सभी ऑर्गन्स पर इफेक्ट नहीं करते। जैसे कुछ एंटीजन जो होते हैं हमारे आपके स्किन पर किए, कुछ हमारे लंग्स पर किए, कुछ हमारे इंटेस्टाइनल पर किए। तो हर एक एंटीजन का स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, या हमारा आपका जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपना इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जैसे स्किन अपना इम्यून सिस्टम बनाया, ये बैरियर का काम करता है। और एक होता है ऑटो स्पेसिफिसिटी, जो स्वयं में स्पेसिफिसिटी जनरेट होता है। इसमें आपको मिल जाएंगे जैसे कि हमारा आपका लेस प्रोटीन और थायरोग्लोबिन, ये सब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो स्वयं एंटीजेनिक का काम करते हैं। तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टीज हुआ, जो 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों के मस्ट है, ये चारों जानते रहिएगा। तो ये तो हुआ आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्यूनोजेनिसिटी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एंटीजेनिसिटी का ये हुआ। दूसरा ये आपको मैंने आपको बताया था एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, इपिटॉप। इसके बारे में आप लोग पिछले टाइम पर भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों ने देखा था कि इपिटॉप क्या होता है। स्टार्टिंग मैंने आपको जब इम्यूनिटी के बारे में बता रहे थे तो वहां भी इसके बारे में डिटेल में बताया था कि इपिटॉप वो पोर्शन, मतलब किसी भी एंटीजन का वो पोर्शन जो क्या करता हो, इम्यून रिस्पांस में पार्टिसिपेट करता है, या जो एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंडिंग करता हो या लिंक होता हो, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिटॉप। ये इपिटॉप स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल एरिया होते हैं जो एंटीजेनिसिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों को इसी में एक छोटी सी टॉपिक और है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो भी टॉपिक आप लोगों का, उसको हम आप बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। ये टॉपिक आप लोग इम्यूनिटी वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि इनेट, ये ऐसी इम्यूनिटी, ध्यान दीजिएगा, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें आपको बर्थ टाइम से ही जो इम्यूनिटी जनरेट होता है वो इनेट या नॉन स्पेसिफिक कहलाता है। इसमें होता क्या है कि ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक को लेकर के नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या किसी पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट ना करता हो, बल्कि ये ओवरऑल एंटीजन को, मैक्सिमम एंटीजन को क्या करता हो, ये टारगेट करता हो, कोई स्पेसिफिक ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। इसमें होता क्या है कि इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जो कब से जनरेट होता है, विथ बोर्न, मतलब बोर्न साइड से, बर्थ टाइम से ही जो इम्यून सिस्टम जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक। या नॉन स्पेसिफिक जो इम्यून सिस्टम है या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये कब से हमको मिल जाता है, बर्थ टाइम से ही, या जब बोर्न होता है तभी से ये क्या होता है, जनरेट होता है। करता क्या है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एंटीजन्स। ये सभी एंटीजन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन, नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्ट से नहीं, बल्कि ये ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इनेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी किसकी तरह इन्वॉल्व होते हैं, एक बैरियर की तरह, मतलब चारों तरफ बैरिकेडिंग, हमारी बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, बैरिकेडिंग का काम करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। और जो क्या करते हैं भी, दैट कीप हार्मफुल मटेरियल एंटरिंग, जो सुरक्षित रखते हैं किससे, हार्मफुल मटेरियल को बॉडी में एंट्री करने से बचने के लिए। तो बॉडी में हार्मफुल मटेरियल को एंट्री करने से जो बचाने वाला जो इम्यूनिटी पहले से जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। जिसको मैंने एग्जांपल्स दिया है, एग्जांपल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड, इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप सबसे पहले देखो कफ रिफ्लेक्स। आपको कफ की प्रॉब्लम हुआ, कफ हुआ, रिफ्लेक्स हुआ, अपने आप सही हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है, पहले से पाया जाने वाला नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी। एंजाइम्स इन द टीएस एंड स्किन ऑयल, हमारे आपके टीएस में तमाम प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंटीजन्स, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी होते हैं उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो एक ये हमारे आपके बोर्न टाइम, बर्थ टाइम से मिला होगा। दूसरा स्किन ऑयल, हमारे आपकी स्किन पर जो ऑयल होता है, खासकर हम फेस की बात करें तो फेस पर, चेहरे पर, इस पर भी ऑयल होता है। ये ऑयल भी क्या करता है, बैक्टीरिया या
एंटीजन से हमें आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस सबसे इंपॉर्टेंट की बात आपको पता है, हमारे यहाँ पे नेजल से लेते हुए पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की तरफ बात करें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये बर्थ टाइम से ही हमें आपको म्यूकस की जनरेट होता है। आने हमारे आपके नेजल से लेते हुए पूरा एलिमेंट्री कैनाल तक, यहाँ तक कि लंग्स में भी प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, तो ये वहां पर म्यूकस लेयर पहले से बना होता है जहां से म्यूकस जनरेट होता है। और ये म्यूकस का मेन काम क्या होता है, ट्रैप कर लेता है किसको, बैक्टीरिया और स्मॉल पार्टिकल्स जो भी एंट्री करते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, मतलब उनसे हमें आपको नुकसान नहीं दे देता। तो ये इन्वायरमेंट के द्वारा या प्रकृति के द्वारा पहले से ये दिया हुआ क्या होता है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग इनेट बोलते हैं। इसके बाद स्किन, ऑलरेडी यू नो कि स्किन हमारा आपका सबसे बड़ा बैरियर होता है तमाम प्रकार के। ऑलरेडी दिन भर में जाने कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हम लोग अटैच होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं करते क्योंकि हमारे बॉडी में एंट्री नहीं करने पाता। क्यों नहीं करने पाता, क्योंकि बैरियर स्किन बैरियर काम करता है, और इस पर जो भी एंटीजन आता है, जैसे एंट्री किया उसको वहां पर क्या करता है, फेगोसाइट मतलब उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। जो एंटीजन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। जो हमारा स्किन है, स्किन में पहले जो प्रोटीन्स होते हैं, स्किन में जो और इम्यून सिस्टम होते हैं, वो इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, किल कर देते हैं। सो एंट्री नहीं करने पाए, सो बच गया। दूसरा स्टमक एसिड। स्टमक एसिड मैक्सिमम जो हम लोग फूड पार्टिकल्स लेते हैं, फूड यूज करते हैं, उसमें न जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड उन सभी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एसिड से नहीं किल हो पाते हैं, आगे चल के हमारी आपकी बॉडी को वही क्या करते हैं, नुकसान करते हैं या हम आप उसी से बीमार होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टर्म था आप लोगों का कि नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसी पर्टिकुलर एंटीजन्स पर इफेक्ट ना करके ये ओवरऑल ऑल एंटीजन्स पर क्या करता हो, इफेक्ट करता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक एंटीजन में होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन, जो एंटीजन होती है वो किसी एक को इफेक्ट करते हैं, जबकि ये ऐसे नहीं होते। ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक एंटीजन को न टारगेट करे बल्कि क्या करे, ओवरऑल एंटीजन को टारगेट करे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये बर्थ ऐसी इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी कब से हमें मिलता है, बर्थ टाइम से ही मिल जाता है या बोर्न के साथ जन्म, हम लोग जन्म के साथ ही जो इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं वो कहलाएगा नॉन स्पेसिफिक या इनेट। ये इम्यूनिटी जो होता है हमें आपको एनवायरमेंट में फिट रखने के लिए, एनवायरमेंट में जीने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आप सजीव है, जिंदा है या लाइव है, उसका रीजन क्या हो रहा है, इस इनेट इम्यूनिटी का या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, ये बर्थ टाइम से ही हो जाता है। दूसरा मैंने इसमें बताया था कि ये किसकी तरह इन्वॉल्व करते हैं, एक बैरियर की तरह इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से क्या करता है, ये रोक देता है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे कफ रिफ्लेक्स की बात कर लिया जाए, ये भी किस इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। अगर कोई एग्जांपल लिखने का गिव द एनी एग्जांपल्स ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो कफ रिफ्लेक्स, एंजाइम्स एंड टीएस एंड इसकी मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे आपके टीएस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। स्किन ऑयल जो होता है वो हमें आपको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस जो लेयर होती है, जो म्यूकस जनरेट होता है, वो भी हमें आपको प्रोटेक्ट करता है, वो भी इम्यूनिटी देता है। कैसे, तो बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा हम बात करते हैं स्किन का, सबसे बड़ा बैरियर की बात करें, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देने की बात करें तो हमारा आपका स्किन होता है। ये हर प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार के बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इसमें एक और कह सकते हैं स्टमक एसिड। स्टमक एसिड में भी इंटरेस्टिंग केस है कि जो हम लोग फूड पार्टिकल्स लेते हैं उसमें जाने कितने बैक्टीरिया होते हैं जो एंट्री करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है स्टमक एसिड। सो इस तरीके से दिस इज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये हुआ आप लोगों का नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है। यहां से आप लोगों का जो एंटीजन की चैप्टर था वो आप लोगों का समाप्त हुआ है। एंटीजन के चैप्टर में लगभग जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक आपको पूरे हुए। नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब आप लोग हम चलते हैं तो अगली जो टॉपिक है आप लोगों चैप्टर है वो है आप लोगों का एंटीबॉडी। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का चलेगा एंटीबॉडी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।